अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि वादी तीरा के इंसिडेंट के बाद अब उसका रद्द-ए-अमल आ रहा है, वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कुछ MNAs हैं, वो लोगों को लेकर कोई खबर आ रही थी कि ये लोग जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस की तरफ, कभी खबर आ रही थी ये जा रहे हैं गवर्नर हाउस की तरफ। लेकिन फिर हमने देखा कि वो MNAs अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान करवाया। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि MNAs MPs जो हैं वो नॉर्मली अवाम के गुस्से में शरीक हो जाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। और जैसे ही अवाम उनके कंट्रोल में आती है तो फिर वो चीज़ों को ठंडा करने का काम करते हैं हर कत्लेआम के बाद। और इसी तरीके से उन्होंने फिर काम किया है जो दिखाई दे रहा है बजाय, क्योंकि अवाम तो एहतजाज कर रही है, वो तो बाज नहीं आ रहे। और वहाँ पे उन्होंने जो नारे लगाए हैं वो फौज मुखालिफ नारे हैं, जर्नैलों के खिलाफ, कर्नैलों के खिलाफ वहाँ अवाम नारे लगा रही है। और ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वाले नारे वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ये नारे पहले रियासत मुखालिफ ग्रुप्स लगाया करते थे और उन्हें ये करार दिया जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान भर में कभी इस्लामाबाद में ये नारे लगते हैं, कभी लाहौर में ये नारे लगते हैं, कभी किसी और जगह पे ये नारे लगते हैं, कभी सिंध में ये नारे लगते हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा में ये नारे लग रहे हैं और लोग काफ़ी गुस्से में हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बोया हुआ बीज है जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती की बुनियाद रखी। अब वो फसल काटने का वक्त आ गया और अब पाकिस्तानियों की अक्सरियत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई है। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किबला ना बदला तो यही पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की फौज के भी खुदा न खास्ता खिलाफ हो जाएंगे। और जब कोई अवाम अपनी फौज के खिलाफ हो जाए तो उस मुल्क की सालमियत और उसकी हिफाजत के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात उठ जाते हैं। इमरान खान साहब अब तक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि फौज और अवाम के बीच में किसी किस्म की कोई दरार पैदा ना हो, मगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि कुछ भी करके अवाम और फौज को वहां पहुंचा दिया जाए कि दोबारा ये कभी इकट्ठे ना हो सके। साबिर शाकिर भाई ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बल्कि कोट करते हुए कहा कि ये फौज का DNA बदलने की कोशिश हो रही है और डेलिबरेटली हो रही है, और ये दावा भी किया जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की जानिब से। अब नाज़रीन, वहां पर लोग ये नारे लगा रहे हैं, दूसरी जानिब लोगों के पास एक जरगा बैठा, हुकूमती लोग भी उसके अंदर बैठे और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ये एहतजाज जो है वो तीरा वाला इसे ख़त्म किया जाए। तो जरगे के जो मुतालबात हैं वो सामने आ गए, यानी अभी तक जो मुतालबात मीडिया को दिए गए, जो बताया गया जनाब कि ये मुतालबात है, वो जरगा भी मुझे लगता है आपस में कर लिया। 2 मुतालबात हैं जनाब, जब तक वज़ीर आला और कोर कमांडर आके माजरत नहीं करेंगे तब तक हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब वज़ीर आला से तो आप जहाँ मर्जी माफ़ी मंगवा लें, अली अमीन गंडापुर साहब को क्या फ़र्क पड़ता है, वो हाथ जोड़ के भी माफ़ी मांग लेंगे, ज़मीन पर भी बैठ जाएंगे। आप कहेंगे हमारे साथ एहतजाज में चल के लोगों के सामने माफ़ी मांगो, वो वहां पे चल के भी माफी मांग लेंगे, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुल्क को यहां तक पहुंचाया पिछले लगभग 78 सालों में, वो माफी नहीं मांगते और उन्होंने अपनी किसी गलती की आज तक माफी नहीं मांगी। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, आज तक माफी नहीं मांगी। कई वजीर आजमों को घर भेज दिया, माफी नहीं मांगी। कई जाली हुकूमतें बनाई, माफी नहीं मांगी। अवाम का मैंडेट तारीखी नौयत का चोरी किया, माफी नहीं मांगी। तो इन्होंने बहुत कत्लेआम भी किया पाकिस्तानियों को, कभी माफी नहीं मांगी। मुल्क 2 टुकड़े हो गया ना, देखे वहां पर इतना बांग्लादेश में जुल्म किया, उसकी भी माफी नहीं मांगी। भुट्टो की फांसी की भी माफी नहीं मांगी। तो ये माफी नहीं मांगते, गंडापुर का क्या है, वो जाके माफी मांग लेगा, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया ने इसे कैसे पोर्ट्रे किया उस बारे में आते हैं, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में अली अमीन गंडापुर ने यह बताया कि जनाब ये ड्रोन भी होते हैं, मार्टर गोले भी फेंके जाते हैं और हवाई जहाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ये जेट तैयारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी इंसिडेंट के बारे में भी उन्होंने इशारा दिया, खुलकर बात नहीं की लेकिन उन्होंने ये बात की। उन्होंने इसकी मजम्मत भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फौज को ये आईनी हक है कि वो ये करे, लेकिन हम सिविलियन की शहादतों में सिविलियन के साथ खड़े हैं, हम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। फिर उन्होंने जंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि ये जंग है। तो मैं कुछ चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि किसी भी सूबे के अंदर फौजी कार्रवाई का हक फौज को नहीं है जब तक कि वो सूबा इजाज़त ना दे या वो सूबा ऑन डिमांड बुलाए ना फौज को, तब तक ये नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा कानून साजी करनी पड़ती है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सूबे के अंदर फौज जो है वो कार्रवाई करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कानून पास करके फौज को इसके लिए खास तौर पे इजाज़त दें, अदरवाइज ये हो नहीं सकता ना। देखिए, आपने एक एक्शन इन एड सिविल पावर का एक लॉ पास किया खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके तहत फौज को ये इख्तियार दिया गया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में आकर मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है। ये कानून ना हो तो फौज नहीं कर सकती। आप मुझे बताएं ना, पंजाब में ऐसा क्यों नहीं होता? वहां पे जेट तैयारे बमबारी क्यों नहीं करते? वहां पे भी बहुत दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द तंजीमें भी हैं। दहशतगर्दी एक दौर में बड़ी अरूज पे भी रही है। पंजाब में मैंने जो कार्रवाइयाँ खुद जाके कवर की, जहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस जाकर हमला करती थी और उन्हें गिरफ्तार करने की या मारने की कोशिश करती थी, तो वहाँ पे जान जोखिम का काम होता था। उधर भी आसान था, ड्रोन भेजते मार देते बम, बड़ा आसान था, मार्टर गोला मारते पूरा घर तबाह कर देते।
बड़ा आसान था, वहाँ पे भी जेट तैयारे आते, ऊपर से बमबारी करते और निकल लेते। क्या हम पंजाब में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ ज़्यादा कीमती हैं और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पश्तूनों की ज़िंदगियाँ कीमती नहीं हैं? ये नस्ली बुनियाद के ऊपर इम्तियाज़ करना और एक ख़ास नस्ल के लोगों से नफ़रत करना, ये इंतहाई नामुनासिब और घटिया हरकत है, और ये हम लगातार होते हुए देख रहे हैं। उस सूबे से लोग एहतजाज करने के लिए आते हैं तो स्नाइपरों ने गोलियां मारते हैं चुन चुन के, कि मारो एक एक को, चुन चुन के मारो। उसके बाद जब भी वो लोग एहतजाज करने आते हैं उनके साथ अलग सलूक होता है। फिर पंजाब में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में गोली मार दी जाती है। पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा मुहतात ऑपरेशन किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में जेट तैयारे पहुंच जाते हैं, मार्टर गोले पहुंच जाते हैं। तो ये जो फ़र्क है ये तो हमें नज़र आ रहा है, पूरी कौम को नज़र आ रहा है, और ये ज़्यादती है। अब गंडापुर साहब को देखें ना, ये सूबाई हुकूमत ने बाकायदा खुद एक कानून पास करके दिया जिसे एक्शन इन एड सिविल पावर कहते हैं। अब इस कानून के तहत फौज खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सूबे में कार्रवाई करती है। हाई कोर्ट में यह मामला गया था, पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, ये कानून उड़ा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। लिहाजा अब फौज के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन करे। तो हुआ यह कि खैबर पख्तूनख्वा की जो उस वक्त की हुकूमत थी, निगरान थी गालिबन, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने जाके एक रिव्यू पटिशन दायर कर दी कि जनाब हमने इसके ऊपर स्टे ले लिया, ये कानून मौजूद रहेगा और फौज को ये इख्तियार रहेगा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस कर सके, अपने ऑपरेशंस कर सके, अपने एक्शन ले सके। तो मामला यह है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब एक इशारा करें अपनी कानूनी टीम को तो वो जाके वो रिव्यू पटिशन वापस ले लें। जैसे ही वो रिव्यू पटिशन वापस लेंगे, फौज के पास खैबर पख्तूनख्वा में जो आईनी और कानूनी हक है ऑपरेशंस करने का, वो खत्म हो जाएगा। फिर फौज सिर्फ बॉर्डरों तक महदूद हो जाएगी और छावनियों तक महदूद हो जाएगी, और फिर सिविलियंस के इलाकों में फौज किसी किस्म का ना फिजाई ऑपरेशन कर सकेगी ना ज़मीनी ऑपरेशन कर सकेगी। हाँ, फिर पुलिस जहां पे चाहेगी वो सूबाई हुकूमत को दरखास्त करके खास तौर पे फौज को बुला सकेगी। यानी पुलिस ये बताएगी हम फलां जगह पे ऑपरेशन करना चाहते हैं, वहां दहशतगर्द हैं, हमें सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी, तो सूबाई हुकूमत को लिखेगी, सूबाई हुकूमत लिखेगी जी इस ऑपरेशन के लिए हमें फौज चाहिए, यहाँ पे फौज इतने दिनों के लिए ज़रूरत है, तो फिर फौज आ सकेगी, वरना वो नहीं आ सकेगी। तो ये गंडापुर साहब गलत बात कर रहे हैं। ये दो तरीके कर सकते हैं, एक तो ये अपनी सूबाई असम्बली से जैसे इन्होंने करारदाद पास करवाई एक्शन इन एड सिविल पावर के खिलाफ, ऐसे ही वो ये कानून ख़त्म कर सकते हैं। उनके पास सूबे में हुकूमत है, सादा अक्सरियत है, बड़े आराम से गंडापुर साहब ये कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि गंडापुर साहब इंतहाई आराम से अपनी रिव्यू पटिशन वापस ले ले, तो ये इख्तियारात फौज के खत्म हो जाएंगे। ये गंडापुर साहब ने गलत बयानी की है। कोई भी आइन किसी भी मुल्क का हो वो इस बात की इजाज़त नहीं देता, ताकि मार्शल लॉ लगाओ तो एक अलग बात है कि सूबों की खुद मुख्तारी के अंदर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सूबों का मसला है, तो वहाँ पे आके बाहर से मुदाखलत की जाए या वहाँ पे मिलिट्री अपने तौर पे खुद आकर मुदाखलत करे, तो ऐसा नहीं है। ये कानूनी हक सूबे ने खुद दे रखा है और सूबा जब चाहे इसे वापस ले सकता है। नाज़रीन, जो अखबारात हैं उन्होंने इसे खारजियों का हमला करार दिया, यानी मैं हैरान हो रहा था। ये जंग अखबार अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वादिया तीरा ख्वारजी कमांडर के घर ज़खीरा बारूद फट गया, 14 दहशतगर्द हलाक, खवातीन और बच्चों समेत 10 शहरी शहीद। अब इसमें 9 तो बच्चे थे और 6 खवातीन थी, तो 9 और 6 15 तो ये हो गए। अब अगर ये जो 15 है इनके बारे में कह रहे हैं कि 14 दहशतगर्द हैं, ये 15 थे तो 10 इनमें उन्होंने करार दे दिया कि ये 10 शहीद हैं और 4 मरते। 19 तो उन्होंने पहले गिनवा दिए थे वहां पे खड़े हुए एक बुजुर्ग ने। तो ये गलत रिपोर्टिंग हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आर्मी चीफ ने एक बात कही थी और मीडिया को एक बात समझाई थी। तो ये मेरे ख्याल में बेहतरीन मौका है कि मीडिया को ये बात समझनी चाहिए कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो, फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। सूरह हिजरात आयत नंबर 18 ये आर्मी चीफ ने पढ़ के सुनाई थी एक दिन सोशल मीडिया के खिलाफ, और ये पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुनी सुनाई खबर जो उसको बताई गई। हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूद हैं, ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, असल खबर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद झूठी खबर चलाई जा रही है। तो आर्मी चीफ ने जो कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई और उसमें से जो तशरीह बताई वो यहाँ पे पूरी सादक आती है कि ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो, फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। तो शर्मिंदा तो होना पड़ेगा जो खैबर पख्तूनख्वा में आम शहरियों के साथ किया जा रहा है। ये पैसे दे देकर आप शायद लवाहिकीन को चुप करवा सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नफरत पैदा होती चली जा रही है वो नफरत इससे कम नहीं होगी, बल्कि वो नफरत बढ़ती चली जाएगी, मजीद बढ़ती चली जाएगी। जुनैद अकबर साहब ने बड़ी खरी बातें की और बहुत कड़वी बातें। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान की जंग में जाने का फैसला जर्नैलों और इदारे का था, और आज उन जर्नैलों के बच्चे इस जंग की वजह से अरबोपति हो गए हैं। दरियों पर बैठने वाले मौलवी इस जंग की वजह से आज महल्लात में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सफ़ों पे दरियों पे बैठे होते थे मौलवी,
इन मौलवियों के अब ये तो लैंड क्रूजरों से नीचे नहीं उतरते, अरबोपति मौलवी हो गए, बड़े बड़े महलों के अंदर ये घुस गए वो मौलवी। ये सारी अफगान जंग की बरकत है जो इनको मिल गई है, जर्नैलों के बच्चों को, उनके खानदानों को, उनकी नस्लों को, और मौलवियों को और उनके खानदानों को और उनकी नस्लों को। जिस वक्त बाकी पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग रही थी, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिदीन भर्ती किए जा रहे थे। ये वो तल्ख हकायक हैं जिनसे हम नजरें नहीं फेर सकते। आज भी इसी सरजमीन को डॉलरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुराद सईद साहब बार बार इसके ऊपर बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है फौज, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया जाता है, उसके और अवाम के बीच में फासले पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप आज़ाद कश्मीर में हालात चेक कर लेना। आसिम मुनीर साहब के फोटोज़ लगा के गाड़ियों पर एक रैली निकाली गई। ये रैली में अगर आप देखें ना, वो किसी ने ड्रोन से फुटेज बना ली। अब मामला ये है कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान जो हैं वो बड़े बाशऊर हैं। अब इन्होंने तरीका ये किया था कि हम रैली निकालेंगे, सामने से फुटेज बनाएंगे, लगेगा जैसे बड़ी आवाम आ रही है। तो वो 100 बंदा टोटल नहीं निकला, और पीछे वो गाड़ियां भी आ रही हैं जिन लोगों ने ये रैली निकाली है, और उन गाड़ियों के ऊपर आसिम मुनीर साहब के फोटो भी लगे हुए हैं। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में आज़ाद कश्मीर के मेन एरिया में एक रैली निकाली जाती है, और उस रैली में 100 बंदा शरीक नहीं होता, और उनमें भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। ये फौज वहां पहुंच गई है। यानी अभी आपने देखा कि कल परसों की बात है कि 5 वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में इकट्ठे किए गए, एक मौजूदा 4 साबका, और सारी कुर्सियां खाली थी। 90% जलसा गाह खाली था। बल्कि एक ने तो ये कहा कि मैं खाली कुर्सियों से खिताब करके क्या करूं, मैं जा रहा हूं यहां से। ये हालात पैदा हो गए थे। बेड़ा गर्क हुआ इनके जलसे का जो एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे करवाया। अब आप देखिएगा जरा 29 तारीख को जब अवामी एक्शन कमेटी निकलेगी, आपको लग पता जाएगा। ये जितना मर्जी जुल्म करें, जबर करें, फसाइयत करें, गिरफ्तारियां करें, छापे मारें, क्रैकडाउन करें, लेकिन आप देखिएगा जब अवामी एक्शन कमेटी निकलेगी तो ये तितर बितर हो जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे। मैं उन्हें जानता हूं ना, अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं उनमें से हूं, वो मुझ में से हैं। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये कश्मीर के लोग बाज नहीं आएंगे, ये अपना हक लेंगे। आज नहीं लेंगे, कल ले लेंगे, लेकिन अपना हक बिलाखिर ये ले लेंगे। अलीमा खानम साहिबा डेला जेल के बाहर पहुंची, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, तो वीडियो लिंक पे उन्हें पेश करने की कोशिश की गई। तो उनके वकील ने बताया जी ना इमरान खान साहब की आवाज़ आ रही थी, ना हमारी आवाज़ वहाँ जा रही थी। हमने कहा जी जज को हमारी बात करवाएं इमरान खान से, तो जज ने कहा जी बड़ा लिंक वीक है तो नहीं हो सकती बात। ये तो नादरीन पेशियाँ हो रही हैं इमरान खान साहब की, और ये हालात पैदा किए जा रहे हैं जानबूझकर। एक बंदा कहीं से मुद्दई उठता है, उठ के जाके अदालत में दरखास्त दे देता है कि जनाब इमरान खान साहब को और उनकी बीवी को तन्हाई में मिलवाया जाए, बहुत टाइम हो गया। और अदालत बजाय एतराज़ लगाने के कि तुम कौन हो भाई, तुम मामे लगते हो, पटिशनर बनना है तो इमरान खान या उनकी वाइफ बने, तो अदालत ने उसकी पटिशन को कबूल भी कर लिया और समाअत भी कर ली, और नोटिस भी जारी कर दिया। आप अंदाजा करें ये कैसा घटिया और गलीज अदालती निज़ाम है कि एक आदमी की इज्जत पे बार बार हमला करते हैं, और वो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान की एजेंसियां खुद करवाती हैं। ये घटिया और गंदे काम करने के मास्टर हैं, और ये कीचड़ उछालने के मास्टर हैं। ये इमरान खान से इस तरह इंतकाम लेते हैं, आप अंदाजा करें। इमरान खान ने तो ये बात नहीं की। एक बंदा उठता है, पता नहीं कौन है, वो आकर कहता है जी इन दोनों मियां बीवी को तन्हाई में मिलाएं। अब इमरान खान साहब की पटिशन पड़ी हुई है, नहीं लग रही। कई महीनों से इमरान खान साहब ने दरखास्तें दायर की हुई हैं, नहीं लग रही। लगती है तो कहते हैं जी एतराज आ जाता है। दूसरी तरफ एक पटिशनर आता है, अननोन, कोई नहीं जानता, वो इमरान खान के बिहाफ के ऊपर आकर एक वो कर देता है, जनाब कि मैंने ये पटिशन दायर किया, मियां बीवी को तन्हाई में मिलाओ, उसकी पटिशन लग जाती है सिर्फ इमरान खान को जलील करने के लिए। इज्जत देने वाला मेरा रब है, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है। उसने इमरान खान को इज्जत दी है। आप ये घटिया हरकतें करके खुद जलील हो जाएंगे, इमरान खान की इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा मशवरा है, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आती तो एक और मिसाल देता हूं ना। वो जर्नैल जो है रिटायर पीटीए का, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का चेयरमैन जिसको बनाया गया हफीजुर रहमान, उसके खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला आता है, वो सेम डे के अंदर पटिशन दायर करता है अपील में। वो अपील में जाता है, सेम डे में अगले दिन लग जाती है, और फैसला भी उसके हक में आ जाता है 24 घंटे के अंदर। और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आता है, वो 5-5, 6-6 महीने हो गए इमरान खान साहब ने अपीलें दायर की हुई, अभी तक लगती नहीं है। ये इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ है कि रिटायर जर्नैल जो है ना, वो सेम डे में पटिशन करे तो अगले दिन इंसाफ पड़ा हुआ होता है उसके सामने। और एक साबिक वजीर आजम जो है, जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो अगर पटिशन करे अदालत के अंदर तो 6-6 महीने केस ही नहीं लगता। ये इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की हालत है। नाज़रीन, एमल वली खान ने कम से कम इसको रियासती दहशतगर्दी करार दिया जो तीला में हुआ। यानी वो ठीक रह गया कि रियासती दहशतगर्दी उसने करार दिया। उसने कहा जी जिम्मेदार है, रियासत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इदारों को अकाउंटेबल किया उसने।